लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में एक दिलचस्प अनुभव साझा किया गया है। लेखक ने अपने क्लासरूम में मोबाइल फोन और लैपटॉप बैन कर दिए। पहले तो छात्रों ने इसका विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि बिना फोन और स्क्रीन के पढ़ाई ज्यादा मजेदार और असरदार हो रही है। वो बातें ज्यादा ध्यान से समझ पाए, नोट्स अच्छे से बना पाए और सबसे अहम, क्लास में उनकी भागीदारी और संतुष्टि बढ़ गई। लेख का तर्क यही है कि फोन चाहे इस्तेमाल में हो या मेज पर बंद पड़े हो, वो दिमाग पर असर डालते हैं। कई रिसर्च भी यही बताती हैं कि जब फोन पास होते हैं तो इंसान की फोकस करने की क्षमता कम हो जाती है। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट में परिवार या दोस्तों के साथ खाना खाते समय भी अगर फोन टेबल पर हो तो बातचीत कमजोर और बोरिंग हो जाती है। यानी स्मार्टफोन हमारी पढ़ाई ही नहीं, रिश्तों और बातचीत की क्वालिटी को भी कम कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि स्कूल स्तर पर तो कई राज्यों ने फोन पर बैन या रोक लगाने के कदम उठाए हैं, लेकिन कॉलेजों में ये अभी तक आम नहीं हुआ। उनका मानना है कि कॉलेज के छात्र भले ही कानूनी तौर पर अडल्ट हों, लेकिन उनका दिमाग पूरी तरह परिपक्व नहीं होता। इसलिए वो अक्सर जल्दबाजी या गलत फैसले लेते हैं। ऐसे में फोन बैन करने से उनकी पढ़ाई और सामाजिक जीवन दोनों बेहतर हो सकते हैं। लेख एक दिलचस्प तुलना भी करता है। जैसे व्हाइट हाउस की सिक्योर जगहों पर फोन बाहर जमा करवाने पड़ते हैं, वैसे ही अगर क्लासरूम भी फोन फ्री जोन बन जाएं तो शिक्षा का माहौल और बेहतर होगा। आखिर में संदेश यही है कि अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी भी ये कदम उठाएं तो छात्र ज्यादा सीखेंगे, ज्यादा जुड़ेंगे और पढ़ाई का मजा भी ज्यादा आएगा। कुल मिलाकर ये लेख हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमें पढ़ाई और रिश्तों की गुणवत्ता बचाने के लिए अपने फोन को थोड़ी देर किनारे रख देना चाहिए। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में बच्चों पर शारीरिक सजा यानी कॉर्पोरल पनिशमेंट को लेकर एक बड़ी और गंभीर चेतावनी दी गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साफ कहा है, ये सिर्फ अनुशासन का तरीका नहीं, बल्कि बच्चों की सेहत के लिए एक वैश्विक खतरा है। हर साल करीब 1.2 अरब बच्चे इस हिंसक व्यवहार का शिकार होते हैं और इसका सीधा असर उनकी शारीरिक सेहत, मानसिक संतुलन और भविष्य के व्यक्तित्व पर पड़ता है। लेख बताता है कि शारीरिक सजा के शिकार बच्चों में चिंता, अवसाद, आत्मसम्मान की कमी और अस्थिर भावनाएं ज्यादा पाई जाती हैं। कई बार ये समस्याएं बड़े होने पर शराब और नशे की लत, हिंसक व्यवहार और आत्महत्या तक ले जाती हैं। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक इसका कोई सकारात्मक फायदा बच्चों, माता-पिता या समाज किसी के लिए नहीं है। फिर भी दुनिया के कई हिस्सों में ये इतना सामान्य है कि लोग इसे सवाल तक नहीं करते। रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े भी हैं। अफ्रीका और सेंट्रल अमेरिका में 70% बच्चों ने स्कूल में कभी ना कभी शारीरिक सजा झेली है। एशिया और यूरोप के कई देशों में भी हालात गंभीर हैं। दिलचस्प बात यह है कि 1979 में सबसे पहले स्वीडन ने इसे बैन किया था और अब सिर्फ 68 देशों में ही इसे पूरी तरह से गैर कानूनी बनाया गया है। इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड जैसे आधुनिक देशों में भी घर पर बच्चों को पीटना कानूनी तौर पर अब भी मान्य है। लेख में एक युवा शोधकर्ता ब्रायना मारिनास की आवाज भी शामिल है, जो कहती हैं कि उनके देश फिलीपींस में बच्चों को मारना इतना सामान्य है कि इसे कोई गलत मानता ही नहीं। लेकिन वो याद दिलाती हैं कि जो चीज सामान्य हो वो सही है, ये जरूरी नहीं। कुल मिलाकर लेख का संदेश साफ है। बच्चों को अनुशासन सिखाने का नाम लेकर उन्हें मारना पीटना दरअसल हिंसा है। ये उनके व्यक्तित्व को तोड़ता है और पूरे समाज के भविष्य को नुकसान पहुंचाता है। अब समय आ गया है कि इसे संस्कार या परंपरा कहकर सही ठहराना बंद किया जाए और हर स्तर पर बच्चों के साथ सम्मान और प्यार का व्यवहार ही अपनाया जाए। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में मौसम और जलवायु की बड़ी तस्वीर को समझाने की कोशिश की गई है। लेख बताता है कि इस बार का तूफान हैरिकन एरिन अटलांटिक महासागर का पहला बड़ा तूफान बना, जो अचानक तेजी से श्रेणी 5 तक पहुंच गया और सिर्फ कुछ दिनों में ही कमजोर होकर श्रेणी 2 पर आ गया।
वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह का तेजी से ताकतवर होना अब जलवायु परिवर्तन की वजह से ज्यादा देखने को मिल रहा है। समुद्र का बढ़ता तापमान और वातावरण में नमी तूफानों को और ताकत देता है, जिससे वो कम समय में बेहद विनाशकारी हो सकते हैं। लेख में यह भी समझाया गया है कि हैरिकेन, साइक्लोन और टाइफून दरअसल एक ही तरह के तूफान हैं, बस उनका नाम उनके क्षेत्र के हिसाब से बदलता है। अटलांटिक और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक में इन्हें हैरिकन कहा जाता है। इंडियन ओशन और साउथ पैसिफिक में ये साइक्लोन कहलाते हैं, और नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक यानी जापान और फिलीपींस के आसपास इन्हें टाइफून कहा जाता है। फर्क सिर्फ जगह का है, प्रकृति एक ही है। लेख आगे बताता है ये तूफान बनते कैसे हैं। जब भूमध्य रेखा के पास गर्म समुद्री पानी ऊपर उठता है और उसके नीचे से और गर्म हवा आती है, तो हवा का चक्र बनता है। ये चक्र जितना तेज घूमता है, तूफान उतना मजबूत होता चला जाता है। शुरू में इसे ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहा जाता है, और जब हवा की गति 119 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर चली जाए, तो ये हैरिकन, टाइफून या साइक्लोन बन जाता है। इस लेख का मकसद हमें ये समझाना है कि अब ये तूफान सिर्फ प्राकृतिक घटना भर नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन ने इन्हें और अनिश्चित और खतरनाक बना दिया है। इनके आने की रफ्तार और ताकत दोनों बढ़ रही हैं, जिससे सरकारों के लिए पहले से तैयारी करना और मुश्किल हो जाता है। यानी बात सिर्फ मौसम की नहीं है, बल्कि इंसानी जीवन और सुरक्षा की भी है। डॉन में प्रकाशित लेख में कराची की बदहाली पर गहरी चिंता जताई गई है। मानसून की बारिश हर साल इस शहर को ठप कर देती है। इस बार भी जबरदस्त बारिश हुई तो सड़कें तालाब बन गई, गाड़ियां घंटों फंसी रहीं, बिजली गुल हो गई और लोगों के घरों तक में पानी घुस आया। कराची का हाल ऐसा हो गया कि शहर मानो लकवाग्रस्त हो गया हो। लेख कहता है कि पाकिस्तान के और हिस्सों खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्टिस्तान में भी बारिश से जानमाल का नुकसान हुआ है। लेकिन कराची की समस्या अलग है। यहाँ असली संकट है सालों से बिगड़ती शहरी योजना और बेतहाशा बढ़ती आबादी, जिसके चलते शहर का ड्रेनेज सिस्टम बार बार फेल हो जाता है। करोड़ों रुपए खर्च करके नया नाला सिस्टम भी बनाया गया, लेकिन वो भी नाकाम रहा। अमीर इलाकों से लेकर गरीब बस्तियों तक हर जगह लोग बारिश से परेशान हैं। लेख में साफ कहा गया है कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज को दोष देना आसान रास्ता है, लेकिन हकीकत यह है कि कराची की बर्बादी की जड़ दशकों की लापरवाही, कब्जाखोरी और बेतरतीब विकास है। अलग अलग एजेंसियां शहर की जमीन पर कब्जा जमाए बैठी हैं, और कोई भी संस्था शहर की जिम्मेदारी पूरी तरह नहीं निभा रही। सुप्रीम कोर्ट से लेकर शहरी विशेषज्ञ तक सभी यही कह रहे हैं कि जब तक कराची को एक मजबूत स्थानीय निकाय व्यवस्था नहीं मिलती, तब तक हालात सुधरने वाले नहीं। इस लेख का मकसद ये बताना है कि कराची का संकट केवल बारिश या मौसम की मार से नहीं है, बल्कि ये बदइंतजामी और दशकों की उपेक्षा का नतीजा है। अब भी अगर मूलभूत मुद्दों, कचरा प्रबंधन, पानी सप्लाई, सीवर सिस्टम और जमीन के सही इस्तेमाल को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो हर साल यही त्रासदी दोहराई जाएगी और कराची वासियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय में उपराष्ट्रपति चुनाव को महज एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि गहरी वैचारिक लड़ाई के रूप में देखा गया है। अखबार का कहना है कि इस बार मुकाबला पहले से तय नतीजों का होते हुए भी प्रतीकात्मक मायनों में बहुत बड़ा है, क्योंकि एनडीए ने जिस शख्सियत को चुना है और विपक्ष ने जिसको आगे किया है, दोनों उम्मीदवार केवल नाम या चेहरे पर नहीं है, बल्कि वो उन विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन पर आज की राजनीति टिकी है। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उतारा है, जो लंबे समय से आरएसएस से जुड़े हुए हैं। ये संदेश साफ है कि भाजपा अब अपने मातृ संगठन संघ के साथ रिश्ते को और खुलकर दिखाना चाहती है। पार्टी मानती है कि राधाकृष्णन की उम्मीदवारी तमिलनाडु जैसे राज्य में भी राजनीतिक फायदा दे सकती है, जहां भाजपा अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। ये चुनाव भले ही आसानी से एनडीए के पक्ष में दिख रहा हो, लेकिन इसके जरिए भाजपा हिंदुत्व को देश के सबसे बड़े पदों पर स्थापित करने का विचार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेतृत्व विपक्ष ने जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को चुना है। इनका नाम सिर्फ कानूनी पृष्ठभूमि की वजह से नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और संघ परिवार के विरोध की राजनीतिक धारा को दिखाने के लिए आगे लाया गया है।
तेलंगाना में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़े उनके हालिया काम को भी विपक्ष जनता के बीच ले जाकर ये बताना चाहता है कि वो समानता और हाशिए पर खड़े तबकों की आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह विपक्ष की रणनीति भाजपा की वैचारिक राजनीति को संतुलित करने और एकजुटता का संदेश देने की है। संपादकीय का असल संदेश यही है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में इस बार जीत हार से ज्यादा अहम वैचारिक टकराव है। भाजपा हिंदुत्व और संघ से अपने जुड़ाव को मजबूती से पेश कर रही है, जबकि विपक्ष सामाजिक न्याय और संघ विरोध की जमीन पर अपनी पहचान जमाने की कोशिश कर रहा है। यानी ये चुनाव केवल संसद के भीतर का नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीति में विचारधाराओं की जंग का हिस्सा है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए। लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो।